नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बिहार में चुनावी बिसात बीत चुकी है। राजनीतिक पार्टी, नेता, मतदाता सबको इंतजार पहले चरण के मतदान का है। एसआईआर के बाद वोट करने वाले मतदाता फाइनल हो चुके हैं, लेकिन कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है अभी यह पुख्ता तौर पर फाइनल नहीं हो सका है। सीट बंटवारे को लेकर बैठकों के दौर जारी है। एनडीए और महागठबंधन में सीटों पर अड़े सहयोगी दलों को मनाने की कोशिशें भी लगातार की जा रही है। थोड़ी देर पहले खबर आई कि एनडीए में करीब करीब सीटों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन अभी भी खबर आ रही है फिर कि चिराग पासवान कम सीटों पर राजी होते नहीं दिख रहे हैं। जाहिर है एनडीए और महागठबंधन की ओर से अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी नहीं की गई है। उधर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, तो क्या पीके ने उम्मीदवार घोषित कर बाजी मार ली है? एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन ना तो एनडीए और ना ही महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर घोषणा हुई है। दोनों ही और बैठकों का दौर दिन भर चलता रहा है। सीट बंटवारे पर सहयोगी दलों की डिमांड और उसके मुताबिक 19-20 कर उन्हें मनाने की कोशिशें जारी है। बिहार के दिग्गजों ने दिल्ली में डेरा जमाया हुआ है। खबर है एनडीए में सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति लगभग बन चुकी है, जिसके मुताबिक बीजेपी 102 सीटों पर लड़ेगी। जेडीयू को 101 सीटें मिली हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर को 26 सीटें मिलती दिख रही हैं। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवामी लीग सेक्युलर को 8 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए में सीट बंटवारा सबने स्वीकारा। बीजेपी 102, जेडीयू 101, एलजेपीआर 26, हम 8, आरएलएम 6। यानी एनडीए में सीट बंटवारे पर विवाद सुलझ गया है। आखिरी मुहर लग गई है और अब कुछ औपचारिकताओं के बाद उम्मीद की जा रही है कि आज रात तक घोषणा हो सकती है। पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है, जल्दी सब चीज आपके सामने। सर, उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। सबने अपनी अपनी बात रखी। चिराग पासवान खुश हो गए सर? सब खुश है। हालांकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में सीटों पर आखिरी सहमति से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। ये सीटों पर बातचीत अभी अधूरी है। जो खबर कई जगह चल रही है सीटों पर सहमति के बारे में, इसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है बातचीत का दौर अभी जारी है, बातचीत पूरी नहीं हुई है। बातचीत का अगला दौर दिल्ली में होगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से दावा के अनुसार हम दिल्ली जा रहे हैं। अब दिल्ली में बातचीत आगे बढ़ेगी और जो कुछ भी तय होगा अंतिम रूप से आप लोगों को फिर बताएं। उधर महागठबंधन में भी सहयोगी दलों के साथ सीटों पर आखिरी फैसला नहीं हो सका है। सीट बंटवारे के मसले पर खुद के घर में तो मसला हल हुआ नहीं, लेकिन फिर भी महागठबंधन में किसी विवाद से इनकार करते हुए कांग्रेस एनडीए पर ही सवाल उठा रही है। देखिए मतलब आपको लग रहा है कि गठबंधन से पहले 2 सीट उतार दिए हैं, 2 कैंडिडेट को उतार दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा गठबंधन है, सब बातचीत हो गया है। देखिए कुछ सीटों पर बातचीत चल रहा है कि कुछ सीटों पर आपको मालूम होगा कि हमारा भी स्क्रीनिंग हो गया है, सीएसी हो गया है। तो कुछ सीटों पर हमारा कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं, तो जहां फाइनल हो गया है वहां पर हम लोग उतार रहे हैं। आपको देखिए हमारा सीएसी हो गया है, बात चल रही है कुछ सीटों पर फाइनल हो गया है, कुछ सीटों पर। देखिए हमारे इंडिया गठबंधन में जितने भी हमारे लीडर्स हैं और जितने भी हम सिपाही हैं इंडिया गठबंधन के, हम सब लोग इंटैक्ट हैं। आप धैर्य बनाए रखिए। इंडिया गठबंधन में किसी प्रकार का कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। हम लोग मजबूती से खड़े हैं। हमारे नेता जिस प्रकार से धूप में, घाम में, गर्मी में मत अधिकार यात्रा हम लोगों ने किया और सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने हम लोग को मदद किया, मैं आपको बताना चाहता हूं उसी प्रकार से सभी जाति सभी धर्म के लोग इस बार बिहार को बदलाव करने के लिए अपने मत को करने। कांग्रेस भले कह रही है कि महागठबंधन में सीटों पर फैसला हो चुका है, तो फिर अभी तक लिस्ट जारी क्यों नहीं हुई, ये भी सवाल है। बहरहाल पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव महागठबंधन में सीट बंटवारे पर देरी की वजह आज की टेक्निकल आरजेडी को बता रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आरजेडी लालू यादव की आरजेडी, लालू यादव जी बहुत पहले, अब जो आरजेडी है वो टेक्निकल आरजेडी है। पहले जो आरजेडी थी वो मास आरजेडी थी।
अब टेक्निकल चीज़ों में आप फंस जाइएगा तो लेट तो होगा भैया। 2+2 मैंने तो पहले भी कहा कि अपने सभी एलाइज को सम्मान दो। जब 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 घोसी में माले का एमएलए है तो आप क्यों राहुल शर्मा जी को आप ज्वाइन करा करके आप ये कर रहे हो? जब प्रवीण कुशवाहा जी कांग्रेस का चुनाव डिक्लेयर है, वो कांग्रेस की सीट है, क्यों आप जा करके आप किसी दूसरे के मंत्री, आप नरकटियागंज में कांग्रेस का है और आप किसी को बोल दोगे? इधर सीट बंटवारे पर माथापच्ची चल रही है। उधर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर राघोपुर में जमीनी हालात जानने निकल पड़े हैं। राघोपुर से बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुने जाते रहे हैं, इसलिए प्रशांत किशोर भी राघोपुर को खास तवज्जो दे रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने के बाद ही उनकी पार्टी चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेगी। इलेक्शन कैंपेन की नई शुरुआत हो रही है। कैंपेन की शुरुआत तो सारे टिकटों के अनाउंसमेंट के बाद होगी। आज मैं राघोपुर जा रहा हूं क्योंकि ये विशेष क्षेत्र है, वो क्षेत्र है जहां से यहाँ के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनते हैं। तो आज मैं जा रहा हूं वहाँ क्षेत्र में जन स्वराज के साथियों से मिलने के लिए कि बताओ राघोपुर की जनता को अगर आज़ादी, गरीबी, बदहाली से आज़ादी दिलानी है तो कौन से व्यक्ति को चुनाव लड़ना है, कौन सा आदमी है जो खड़ा होकर तेजस्वी को चुनौती देगा, तेजस्वी और उनके द्वारा नहीं किए गए कामों के खिलाफ खड़ा होगा। उसकी चर्चा हम लोग वहाँ करेंगे। वहाँ से जो फीडबैक लेकर आऊँगा कल पार्टी के नेतृत्व के सामने रखूँगा। खैर, महागठबंधन और एनडीए दोनों ही भीतर खाने सीटों पर किसी भी मतभेद या मनभेद से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जनता, खासकर बिहार के मतदाताओं के लिए अभी भी ये क्लियर नहीं है कि कौन सा दल पक्के तौर पर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, पूरी रिपोर्ट आपने देखी और अब आपको ये जानना चाहिए कि देश का सवाल क्या है। जी हाँ, आप समझिए कि देश का सवाल इस पूरे मामले में यह है कि क्या एनडीए में सीट बंटवारे पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। इसके अलावा सवाल ये भी है देश का कि क्या मोदी के हनुमान सीटों पर अभी भी अड़े हुए हैं, और इसके अलावा महागठबंधन में बात नहीं बनी तो क्या सहनी पाला बदल सकते हैं। और सवाल ये भी कि क्या पहले उम्मीदवार घोषित कर पीके ने बाजी मार ली है। ये वो तमाम सवाल हैं जो जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हम बता दें आपको कि मेरे साथ ऋषभ तिवारी जी, प्रवक्ता बीजेपी के, डॉक्टर राकेश रंजन जी, प्रवक्ता आरजेडी के, और डॉक्टर एसके सिंह जी, प्रवक्ता जन स्वराज पार्टी के भी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और संजय शर्मा जी भी हमारे साथ सीनियर एडिटर जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। संजय जी, जो पूरी ये घटनाक्रम है, जो ये हम पूरा देख पा रहे हैं, इस समय अमित शाह जेपी नड्डा से मुलाकात करने जा रहे उपेंद्र कुशवाहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा पहुंच चुके जेपी नड्डा के घर पर। और यहाँ पर जो बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही थी, वहां पर अब उपेंद्र कुशवाहा भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं जीतन राम मांझी को बुलाया गया था। सबसे पहले जीतन राम मांझी यहाँ से मिलकर के जा चुके हैं अमित शाह और जेपी नड्डा से, और अब उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया गया था। जी हाँ, चिराग पासवान से कल और परसों 2 दिनों में नित्यानंद राय ने लगभग 3 से 4 मुलाकातें की हैं। तो अब एनडीए के कई सारे नेताओं को यहाँ पर बुलाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार एनडीए नेताओं का आना शुरू हो चुका है। तो अब यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा भी यहाँ पर मौजूद हैं। जीतन राम मांझी यहाँ से मिलकर के जा चुके हैं। तो हमारे साथ जो संजय शर्मा है उनकी मौजूदगी। अच्छा संजय जी, देखिए जो ये मुलाकात है, मुलाकातों का दौर तो हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर ये तो तय है कि चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों ही जगहों पर तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है, ये तो तय है। देखिए, एनडीए में सीटों का जो फैसला लगभग हो चुका है, जिसकी घोषणा हो सकता है आज शाम को हो जाए या कल सुबह करना पड़े। लेकिन जहां तक सीटों की बात है, नंबर सबको बता दिए गए, नंबर लगभग सबके तय। उनकी जो नाराजगी, नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए यहां पर जेपी नड्डा के घर पर एक एक करके नेताओं को बुलाया जा रहा है। चिराग पासवान को पहले मनाया गया, पहले उनसे नित्यानंद राय, लगभग 3 नहीं 4 मुलाकातें हुई उनकी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जाकर के मिले। उसके बाद में जब चिराग पासवान की नाराजगी दूर हुई, 26 सीटें चिराग पासवान को दी गई। उसके बाद जीतन राम मांझी जो कि नाराज चल रहे थे, 8 सीटें उनको दी गई थी। तो 8 सीटों पर जब नाराजगी उनकी दिखी, उनको भी बुला करके अमित शाह ने समझाया आगे क्या क्या उनको कुछ चीजें देने की बातें हुई हैं। शायद एमएलसी देने की बात हुई है, उनसे बड़े मंत्री पद देने की बात हुई है। तो जीतन राम मांझी को समझाया गया। अब उपेंद्र कुशवाहा की जो नाराजगी थी उसको दूर करने की कोशिश हो रही। थोड़ी देर पहले अभी जस्ट
उपेंद्र कुशवाहा भी जेपी नड्डा के घर पर पहुंचे हैं, उनको भी मनाया ठीक है, आप जाएगा। रहिए हमारे उनको भी साथ लगातार, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बिहार में सीट बंटवारे पर दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है। जेपी नड्डा के घर पर 6 घंटे से मैराथन बैठक लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी रही है। बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं की यह बैठक, बीजेपी के सभी 102 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो रही है। सूत्रों के हवाले से भी जानकारी, करीब 80 सीटों पर सिंगल नाम तय हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि अब क्योंकि समय काफी कम नामांकन के लिए जो पहले दौर में चुनाव होने, और ऐसे में ये जो बैठकों का दौर है वो लगातार आप समझिए कि चल रहा है, और कहा यह जा रहा है कि करीब 80 सीटों पर जो सिंगल नाम है वो तय हो चुके हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो आखिरकार किसे सीट मिली है, किसका पत्ता कटा है, ये तमाम चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, और एक एक कदम तमाम पार्टियों की तरफ से काफी सोच समझकर उठाया जा रहा है। और उसी क्रम में देखिए जो लगातार बैठक है वो हो रही है, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी ये बैठक रही काफी महत्वपूर्ण। और संजय जी भी लगातार मौजूद है हमारे साथ। संजय जी देखिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि एनडीए में अब बहुत टेंशन बचा नहीं है, मतलब कुल मिलाकर तस्वीर एनडीए की तरफ से अब साफ हो चुकी है, और बीजेपी भी अब अपनी जो रणनीति उस पर काम कर रही है। बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया। सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है। नेताओं को बुला करके बता दिया गया उनको कितनी सीटें मिलेगी, कौन कौन सी सीटें मिलेगी। स्थान भी सबको बुला करके बता दिए गए कि सीटें कौन कौन सी होंगी और कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट उनको मिलेगी। तो एनडीए की तरफ से लगभग पूरी तरह से अंतिम पिक्चर फाइनल हो चुकी है। कुछ ही देर में यह तो हो सकता है आज शाम को ही घोषणा हो जाएगी, एनडीए की सीटों के बंटवारे का ऐलान हो जाएगा, सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा, या फिर कल सुबह तक का इंतजार किया जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों का यह भी कहना, दिलीप जायसवाल का यह कहना था कि इस तरह का ऐलान बीजेपी चाहती कि वो ऐलान पटना में हो, लेकिन कल शाम को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है दिल्ली में ही होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होना है, तो उसके पहले ऐलान होना जरूरी है। तो ये ऐलान ये तो आज देर शाम तक होगा या फिर कल सुबह पटना में होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब लगातार जो तमाम गेस्ट हैं हमारे पास हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और ऋषभ जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, तो क्या ये माना जाए, क्योंकि बैठकों का दौर तो लगातार हो रहा था, क्या ये माना जाए कि मना लिया गया है चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को? और देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मना लिया गया है ऐसा कोई विषय नहीं है। सब मने हुए ही हैं और सब दिल से खुश हैं। विषय रखा जाता है पार्टी के अंदर, और जब गठबंधन में लोकतंत्र हो, पार्टी के अंदर लोकतंत्र हो और नीतियों में लोकतंत्र हो, तो इन स्वरूप में वो विषय रखा कि हम इतने सीट में लड़ना चाहते हैं। सबने अपने अपने सुझाव दिए, तो सुझाव पे हमारे शीर्ष नेतृत्व मंथन किया, और अब आप लोगों को औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि विषय सीटों का नहीं है, विषय ये है कि बिहार के गति पे रोक ना लगे, बिहार के विकास पे रोक ना लगे, और विकसित बिहार का जो सपना एक एक नागरिक बिहार का देख रहा है, और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व दिल से चाहता है, अच्छा, उस पे विराम ना लगे, इन नीतियों पे हम चलें। ठीक है। अच्छा ऋषभ जी, आपने कहा कि ये विषय नहीं है। विषय अगर ये नहीं होता तो चिराग पासवान 2 दिन पहले एक्स पर अपनी बातें नहीं लिखते, जो जीतन राम मांझी हैं वो कविता नहीं लिखते, तो कुछ ना कुछ बातें तो होती हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं, ये एक औपचारिक बातें होती हैं कि पार्टी है, पार्टी के अंदर नहीं मांग करेंगे तो कहां पर मांग करेंगे, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ठीक है, अपनी मांग थी और उन मांगों को माना गया है। अच्छा सर, ये बता सकते हैं आप कि कौन कितनी सीटों पर फिर फाइनली लड़ रहा है ऋषभ जी? मैडम, मैं आपको बता रहा हूं कि ट्विटर पे कविता लिखना, फेसबुक पे पोस्ट लिखना, ये तो स्वतंत्रता है ना। उन्होंने ये थोड़ी ना लिखा कि बीजेपी से मैं नाराज हूं और मुझे इतनी सीट चाहिए, बीजेपी ने इतने सीट नहीं दिए, ऐसा लिखा था? कैसी बात करें सर, अगर आपने कविता लिखी, कविता में तो मैडम हर पढ़ा लिखा व्यक्ति सर समझ सकता है। समझ में तो हमें आ रहा है ना, मीडिया को मसाला ढूंढना है तो मीडिया तो ढूंढेगा ही। सर कैसी बात करें, हम वहीं पर ढूंढते हैं जहां सब दिखता है। मीडिया को मसाला ढूंढना है सर, मसाला मिलता है तो उस वहां तक पहुंचा जाता है। अब आए दिन तो नहीं लिखते ना चिराग पासवान उस तरह की कविता जो उन्होंने लिखी थी, या फिर जो 15 ग्राम कर दिया गया 5 ग्राम को दिनकर जी की कविता में जो कर दिया उन्होंने जीतन राम मांझी ने, वो यूं ही थोड़ी कर दिया जाता है सर। हर चीज के मायने आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब बस सिंपल सी चीज है ये तो। मैम कैसे एक्सेप्ट? मैम आपके बोलने से मैं थोड़ी ना एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। कविता के रूप से देखूंगा, भावना को भावना के रूप से देखूंगा।
ठीक है, और चलिए दूसरी सर, बात, शब्दों कविता को की भी जब बदल बात दिया है तो जाए, आप कविता, मैं उसको भी वही एक लाइन भावनाओं आपको से सुना देखेंगे तो देता कोई हूं। दिक्कत नहीं है। अच्छा ऋषभ जी, क्या जो सीटों का बंटवारा है वो फाइनल हो गया है? कब तक हम ये मैम, जो आप जो कहलवाना एक्चुअल, चाहती है वो मैं नहीं कहने वाला हूँ। अरे सर आप सुन तो लीजिए, ठीक है, वो आप नहीं कहेंगे, वो आप नहीं मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि सर सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया, कब तक हमें एक्चुअल नंबर सर सामने आ जाएंगे? मैम, एक्चुअल नंबर हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व घोषित कर देगा और मीडिया को सबसे पहले बताया जाएगा। मैं आपको बस कुछ समय का और इंतजार करने बोलूंगा। आजकल का विषय ही है, क्योंकि 17 को पहला नामांकन करने का डेट आधिकारिक तौर पे स्टार्ट है। कविता की बात करते तो एक लाइन मैं सुना देता हूं। एक बेटे का नाम तेजस्वी, दूजा बेटा तेज, घर की गाड़ी संभल रही नहीं और कहते बिहार को देंगे माइलेज, जोगीरा चारा रा रा रा। तो कविता को ले, कविता के आधार पर लेना चाहिए। बाकी विकास हमारी नीतियों में, हमारे खून में विकास हम करेंगे। ठीक है सर, जो अब आपने भी कविता कही उसके भी तो अपने मायने हैं ना, उसका भी मतलब है। मैं यही बात कह रही थी और आपने वो प्रूफ भी कर दिया क्या कि ठीक है। डॉक्टर राकेश रंजन जी, जोगीरा चारा रा रा, एक बेटे का नाम तेजस्वी, दूजा बेटा तेज। ठीक है सर, आ गई समझ में, जो आपने लाइन कही वो भी क्लियरली सुन लिया गया है। डॉक्टर राकेश रंजन जी, जो ये सीटों का बंटवारा है, जो पेच है एनडीए की तरफ से, ऐसा लगता है कि सब कुछ सुलझ गया है। सर महागठबंधन का क्या है, आप लोगों का सर क्या है? बातें सर हो गई क्लियर, जो खास करके सहनी है और जो कांग्रेस है उनके बीच में तकरार भी थोड़ी बहुत नजर आ रही थी। डॉक्टर राकेश रंजन, हो सकता है आपने सर अपने आप को अनम्यूट करें सर प्लीज, उसके बाद अपनी बात शुरू करें। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सबको, आपको, पैनल, सारे पैनलिस्ट को और आपके व्यूअर को भी। महागठबंधन बिहार के नवनिर्माण की प्रक्रिया को अपने सभी घटक दलों के साथ बैठ करके और हर एक बिंदु पे विचार करके और समग्रता से अपनी यूनिटी को दिखाते हुए उस पे बात कर रहा है, डिस्कस कर रहा है और ये लगभग सारी चीजें तय है। तो सर कितनी सीटें किसे मिल रही हैं? आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ रही है? हम बता रहे हैं ना कि लगभग सारी चीजें तय है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए निश्चित रूप से। लेकिन आप ये कह रही हैं कि एनडीए जो है, एनडीए में सब कुछ सही है। एक तरफ एनडीए में लोग अपने आप को पांडव जो बोल रहे हैं, दूसरी तरफ उनके मीन्स घटक दल एक जो है माजी जी, उनको दुर्योधन बोल रहे हैं। तीसरे जो हमारे चिराग पासवान जी हो, ऐसे नाराज हैं कि 2 दिन से टीवी पे उनका कोई प्रवक्ता भी नहीं आ रहा है। और सारी चीजें कभी दिल्ली से, कभी नागपुर से, तो कहीं कहीं से उनको मनाने की बातें हो रही है और आ रहे हैं। अच्छा देखिए डॉक्टर राकेश रंजन जी, अब आपको मैंने आप सवाल पूछा कि आप लोग कौन कितनी सीटों पर लड़े, सर वो आपने क्लियर नहीं किया। अब आप जो विरोधी पार्टी पर आ रहे हैं, अब देखिए उनकी पार्टी ने तो कम से कम बहुत सारी चीजें साथ में डिस्कस कर ली। नीतीश कुमार को उन्होंने चेहरा भी बना दिया। सर आप लोगों में तो ये भी नहीं हो पाया कि जो चेहरा है उनके बारे में भी क्लियरली बोल दिया जाए, जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी तरफ से। तो कंफ्यूजन तो सर दोनों तरफ से होता है। मेरा सवाल ये है कि जो मुकेश सहनी दावा कर रहे थे और जो कांग्रेस कह रही थी कि हमें भाई 70 से कम नहीं चलेगा, सर तो कितनी सीटों पर कौन लड़ रहा है, ये कब तक सर आप लोग भी क्लियर कर देंगे, जो कंफ्यूजन है लगातार? खुशबू जी, मैं सारे सवालों को एक एक करके सभी सवालों का जवाब दूंगा। जितनी भी आपकी क्यूरियोसिटी है, सब सारे सवालों को मैं जवाब देने के लिए ही बैठा हूँ। लेकिन कोई एक क्लेम कर रहा है और वो कुछ और दिख रहा है, तो उस पर तो थोड़ी सी बातें क्लियर करनी पड़ेगी ना। अभी जैसे बोल रहे थे कि ठीक है, किसी को दुर्योधन नहीं बोला, किसी को ये नहीं बोला, तो आप सब लोग, हम लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। ये रश्मि रति की जो लाइन उन्होंने कोट किया है माजी जी, उसमें उसी की 2 लाइन आगे आप जाएंगे तो उसमें खुद दुर्योधन का को मीन्स संबोधित किया गया है। तो दुर्योधन को ही कहा जा रहा है। लेकिन खैर छोड़िए उसकी बातें। आपका सवाल जो है महागठबंधन के बारे में जो है, तो महागठबंधन में जो बातें हो रही है, हमारी तीनों सीट जो हमारे 3 प्रकार की जो भी सीटें हैं, उसको जो हम लोग कैटेगराइज किए हैं, वो तीनों सीट में लगभग सारी चीजें तय हो गई है। और रही बात मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री पे हमारे सारे घटक दल, महागठबंधन में जितने घटक दल हैं,
सब कोई कह रहा है, सारी जनता ये कह रही है कि तेजस्वी जी के अरे नेतृत्व यही में दिक्कत है डॉक्टर राकेश रंजन जी। ठीक है, लड़ा जनता जा कह रहा रही है, ये तो और वो- आपको लगता है, लेकिन आपके सर कहाँ पे एक बार भी राहुल गांधी ने तो नहीं कहा ये, जब उनसे पूछा गया, जब उनसे बात भी हुई, हमेशा इस बात को टालते हुए नजर आए। क्या इतनी बड़ी बात थी ये? क्या इतना बड़ा ना, मतलब तेजस्वी यादव के नाम को आगे कर देना क्या इतनी बड़ी चुनौती रही थी कांग्रेस के लिए? नहीं, इतनी कोई चुनौती नहीं तो है। फिर सर आप क्या बात बताइए, थी, फिर ये कर एक दिया नेता होता क्या कि चाहे? हाँ भाई तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे, साथ साथ वोटर अधिकार यात्रा तो की ही थी, कई बार तो कमान तेजस्वी यादव ने ले रखी थी। जी खुशबू जी, कई सारे प्रवक्ताओं को देखिए, जो हमारे कांग्रेस साथी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं क्लियर कट बोल रहे हैं। अरे सर, प्रवक्ता के तेजस्वी बोलने जी से क्या होगा? मुख्यमंत्री मैं ये होंगे। कह रही हूँ डॉक्टर राकेश जी, जब मौका राहुल जी, खुद राहुल जी है भी राहुल गांधी के पास, तो वो पूरा क्यों नहीं कांग्रेस- बोल सकते हैं? इतनी इतनी पीसी की उन्होंने उस दौरान, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान इतने दिन बिहार में रहे, क्यों नहीं कह दिया एक बार कि हाँ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं? क्या इतनी बड़ी ये कोई घोषणा थी? खुशबू जी, सारे लोग कह रहे हैं, आप उसको नहीं समझे तो वो अलग बात है, सारी चीजें। अच्छा, हम बता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि राहुल जी हो, तेजस्वी जी हो, पूरा मेरा मीन्स महागठबंधन के जितने घटक दल हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मीन्स मुख्यमंत्री का चेहरा, उप मुख्यमंत्री का चेहरा और सारी चीजें, सिर्फ वही मायने नहीं रखता है। यहाँ हम लोग के लिए सबसे ठीक है। पहले मायने ये ठीक रखता है है सर। जनता की और बिल्कुल, ये की बात तो आप चीजें। कई बार हाँ कह चुके हैं। मैं एक बड़ी चर्चा में डॉक्टर एस के सिंह को लेके आती हूँ, फिर आती हूँ डॉक्टर राकेश रंजन जी। है जिसमें रोजगार से लेकर के पलायन से ठीक लेकर है। के शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर ये सारी चीजें ठीक है डॉक्टर राकेश रंजन जी, आती हूँ मैं आपके पास। चर्चा में डॉक्टर एस के सिंह जी को मैं लेकर आ रही हूँ अब। सब लोग जानता है। ठीक है, समाज के हर ठीक है वर्ग डॉक्टर और हर राकेश, अगर घटक आपको मेरी हमारे आवाज आ रही जानते है हैं कि सर, तेजस्वी वापस जी आती हूँ आपके मुख्यमंत्री पास। के चेहरा ठीक है, अब वो तेजस्वी कौन जी से घोषित मुद्दे होंगे हुए जिसको हैं, लेकर सब आप जनता तक पहुंचे, ये तो जनता तय करेगी निश्चित तौर पर। चाहे आप शुरुआत में SIR पर लड़े थे, बाद में आपको लगा कि हाँ ये और भी मुद्दे हैं जिस पर बातचीत करनी है। बहरहाल डॉक्टर एस के सिंह जी, प्रवक्ता हैं जन स्वराज पार्टी के, आप लोगों ने, ये तो महागठबंधन और NDA का चल रहा है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, हिसाब किताब अभी पूरा गुणा गणित पूरा चल रहा है अभी, और रायता जो है लगभग अभी फैला हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ समेटने की कगार पर है। लेकिन आप एक कदम आगे चलकर सर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर रहे हैं। हाँ मैडम, आपने अपने इस आज के टॉपिक में 3 क्वेश्चंस डाले थे, और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे लिए है, अभी आपने फिर से डाला, मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए, जन स्वराज पार्टी का होमवर्क और मेथोडोलॉजी बहुत ही सशक्त है। हम लोग 1.5 साल पहले से इसमें चुनाव में कहाँ से कौन प्रत्याशी होगा इसकी तलाश कर रहे थे, और अब आपने देख लीजिए कि हाँ, हम लोगों ने पहले एक लिस्ट निकाल दी है और हम लोग फर्स्ट हो गए हैं। बाकी लोग, हम समझते हैं कि वो जब तक एग्जाम का दिन, नॉमिनेशन का दिन नहीं आएगा, उसके पहले तक यूं ही आस दिलाते रहेंगे। अब देखिए, कल सारे अखबारों ने, जितनी न्यूज मीडिया है, हमारे पार्टी की तारीफ कर रही थी कि बहुत ही, एक तो पहले लिस्ट निकाल दिए, दूसरा बहुत बैलेंस लिस्ट है। जैसा उन्होंने कहा है कि देखिए 50% तो जो अति पिछड़े हैं और जो सवर्ण हैं, मतलब सबसे नीचे पावदान का समाज जो हम लोग कहते हैं और सबसे ऊपर का समाज, दोनों मिला के, अब उसमें देखिए 35% अति पिछड़े लोगों को है, 15% सवर्ण लोगों को है। उसके बाद आते हैं जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसमें करीब 20% है, 11 लोग हैं। उसके बाद आप आइए अल्पसंख्यक पे, तो ये एक सोशल इंजीनियरिंग के तहत किया गया है, ये अखबार वाले कह रहे हैं। तो और हमने ऐसा सोचा नहीं, हमने देखा है कैंडिडेट की विनेबिलिटी क्या है, लेकिन विनेबिलिटी में ये खुद के सामने आई कि इसमें सोशल बैलेंसिंग भी हो रही है, और इसके लिए हम लोग बहुत सोच विचार किए, सब काम किए हैं। अब बाकी पार्टियों के बारे में आपने पूछा था कि उनमें क्या हो रहा है। अब देखिए, इन लोगों का ऐसे विद्यार्थी को होमवर्क करके आना चाहिए, तभी परीक्षा में वो सही उतर सकता है। तो कुल मिलाकर, अच्छा डॉक्टर एस के सिंह जी, कुल मिलाकर ये माना जाए कि जिस तरह से आप लोग उम्मीदवार के नाम को सामने लेकर आ गए हैं, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप लोग बिल्कुल क्लियर हैं। और जैसे कि कुछ कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि चिराग पासवान इधर आ जाए, मुकेश सैनी इधर आ जाए, वैसी भी कोई संभावना अब नहीं लग रही, वो संभावना भी क्या बंद हो रही है? सर, हम लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास जगह कहाँ है। हम लोग तो एक पार्टी है, एक पार्टी, कोई संबंध नहीं होना है जी। और ये भी आप देख लीजिए कि किसी भगौड़े को या दल बदलू को अंत में लेके कोई क्या करेगा। जो विद्यार्थी एग्जाम हॉल के गेट तक
नोट्स पढ़ते जाता है वो कभी परीक्षा में ढंग से पास होता है क्या? जब टीम का ऐलान, अब देखिए बात क्या है, एक गठबंधन है, उसमें कौन लीडर है इन्होंने चुना नहीं, क्योंकि कोई भी गठबंधन भी हो तो उसका एक लीडर होता है जो अंत में जो वो बात कहे वो सबको मान्य होनी चाहिए। तो इस दोनों गठबंधन में से कोई चीज नहीं है। हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है, और जहाँ कहीं भी कोई बहस की बात आती है, कोई आर्गुमेंट की बात आती है, तो जो नेता है उसका डिसीजन फाइनल होता है। ठीक है, ओके। तो हम लोग तो आती हूँ एकदम आगे हैं। ठीक है डॉक्टर एस के सिंह जी, कुल मिलाकर जो बातें आप कह रहे हैं, उससे ये तय है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर नेतृत्व एक है और जिस तरह से उम्मीदवारों को आप सामने लेकर आ रहे हैं, मतलब कि परीक्षा से पहले आपने पूरी तैयारी कर ली है और अब आप परीक्षा में उतरने को तैयार है, जो कि बाकी की पार्टियां आपको फिलहाल नहीं नजर आ रही हैं आसपास। ठीक है ऋषभ तिवारी जी, आप क्या? मैडम 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड। आपने देखा होगा 10 सेकंड, आपने देखा होगा कि जिस तरह से एक एक करके हम लोग सब काम कर रहे हैं पूरे व्यवस्थित ढंग से वो शुरू कर दिया है, क्योंकि बिहार में बदलाव के लिए ये चुनाव है। सब कह रहे हैं बदलाव बदलाव बदलाव, और उसी बदलाव की पहली कड़ी है कि सबसे पहले कैंडिडेट का लिस्ट निकाल देना, सोचा समझा सुलझा हुआ करना, और इस तरह से करते करते जब अंत में बक्से खुलेंगे, ठीक है, तब आप देखिएगा कि सही में बदलाव जनता ला चुकी है बिहार के भलाई के लिए। ठीक है, ओके सर। ऋषभ तिवारी जी, बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है जन स्वराज पार्टी, और कहीं ना कहीं आप लोगों से एक कदम तो निश्चित तौर पर आगे है, क्योंकि उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ गए हैं। जी ऋषभ जी। मैम सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, एक बड़ा अच्छा लाइन था एक मूवी का, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, वही थे दिल्ली में एक रोंदू बच्चा, सो कॉल्ड अरविंद केजरीवाल जी, और बिहार में अब उनका पार्ट 2 भाई बन के उतरे हैं प्रशांत किशोर जी। ये बार बार स्कूल की बात कर रहे हैं, बच्चे की बात कर रहे हैं, एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो मैं देखिए बीच में नहीं बोला था। नहीं, क्या पर्सनल टिप्पणी है भाई साहब? राजनीति में उतरेंगे तो पर्सनल प्रोफेशनल सबको तोला जाता है। ये आप क्या पर्सनल है इसमें? क्या पर्सनल है इसमें? पर्सनल क्या है इसमें? पर्सनल क्या? प्रशांत किशोर जी क्या कोई भगवान है क्या? उनके एकदम पहले आरती उतारा जाएगा? राजनीति में उतरेगा क्या? व्यंग और व्यंग्यात्मक बात है, कोई अब्यूजिंग ऑफ पर्सनल नहीं कहा है मैंने। ठीक है, राजनीति का मतलब नहीं है कि कोई क्या कुछ भी बोल शब्दों का गलत चयन है? रोंदू बच्चा है केजरीवाल, ठीक है, नहीं रोंदू बच्चा केजरीवाल है। जब काम करने दिल्ली में मिलता था तो रोते रहते थे। डॉक्टर एस के केजरीवाल नहीं, किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर एस के सिंह जी, आती हूँ मैं आपके पास। जी क्या ये ज्ञान की जो बातें आजकल भाई साहब अपने समय में दीजिएगा, ज्ञान दे रहे हैं ना, पहले ज्ञान पेशेंस का ज्ञान अपने अंदर ले लीजिए, अपने समय में टीका टिप्पणी कीजिए। ठीक है ऋषभ जी प्लीज। ये जन स्वराज को इस बात का जो घमंड है ना कि सबसे ज्यादा ज्ञानी संस्कारी वही लोग हैं, तो वो जनता बता देगी चुनाव में। मैं बताता हूँ प्रशांत किशोर के बात पे, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, टीचर है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। डॉक्टर एस के सिंह जी प्लीज। तो कर्म आप कीजिए ना, पेशेंस लाइए भाई साहब, मैंने कोई अमर्यादित बात नहीं बोला है। ऋषभ तिवारी जी एक मिनट, डॉक्टर एस के सिंह जी प्लीज, इतनी बेचैनी क्यों है भाई साहब? अभी तो चुनाव में उतरे नहीं है। ऋषभ जी प्लीज आप पेशेंस लाइए, अपनी बात पूरी करें ऋषभ जी। मैडम सबसे पहली बात ये मैडम कि लंबे समय तक विपक्ष में किसी को रहने का अनुभव हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को रहा है, और हमें पता है कि सरकार और सत्ता से किन मुद्दों पर लड़ा जाता है। तो सबसे आसान क्या राह दिखता है ना, ये जन स्वराज वाले लोगों को खोने के लिए कुछ है नहीं, पाने के लिए सोचते हैं पूरा आसमान पा जाए, अच्छी बात है, ऐसी संभावना उनको ढूंढनी नहीं चाहिए, लेकिन उन नीतियों पे नहीं चलना चाहिए, उनको अपने इतिहास भी खंगालना चाहिए। स्कूल की बात करते हैं, प्रशांत किशोर जी जन स्वराज के मॉनिटर है ना, भूल गए क्या 2015 का चुनाव? क्या उन्होंने कहा था कि लालू यादव सबसे बेस्ट हैं, इनके तरह नेता कोई नहीं है? आज उनके खिलाफ ये वक्तव्य रख रहे हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ कहा था बहुत अच्छा नेतृत्व करती है, आज उन्हें वो गाली देते फिरते हैं उनके नेतृत्व को। कहने का विषय यह है प्रशांत किशोर इक्वल टू केवल बिजनेस पॉलिटिकल मैन है, और पीके फॉर पैसा ये डिफाइंड है बिहार की जनता के नजरों में, केवल पैसे की पॉलिटिक्स और पैसे के लिए पॉलिटिक्स, ये प्रशांत किशोर की नीति है। सबसे आसान है किसी पे इल्जाम लगा देना और भाग जाना। इल्जाम लगाइए, कोर्ट में जाइए साहब, केवल इल्जाम लगा के जनता को गुमराह करना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं स्पष्ट पूछता हूं जन स्वराज वालों से, दूसरी बात स्पष्ट पूछता हूं जन स्वराज से,
लिस्ट पहले आपने घोषित कर दी, ये वही प्रशांत किशोर अभी बता रहे थे इस जाति से इतना, उस जाति से इतना, ये बैलेंस सबने बनाया है। प्रशांत किशोर जी ने क्या कहा था मंच पे खड़ा होकर जब उन्होंने जन स्वराज की नींव रखने का काम किया था कि बिहार का चुनाव ना तो हम धर्म लाएंगे ना तो जाति लाएंगे, विकास के मुद्दे को लाएंगे और विकास की राजनीति करेंगे। काहे को आगे भैया जाति के नाम पे, काहे को ले धर्म, क्यों पहन लिया एक दिन टोपी और दूसरे दिन तिलक? जवाब तो पूछा जाएगा ना कि अलग राजनीति वाले, इसीलिए कहूंगा राजनीति के नटवर लाल है प्रशांत किशोर। ठीक है डॉक्टर एसके सिंह जी, आप जवाब दीजिए कि जो बातें कही गई कि भाई हम राजनीति में धर्म नहीं देखेंगे, जाति नहीं देखेंगे, अब आप कुल मिलाकर यही कह रहे हैं कि समीकरण सेट किया जा रहा है, तो कुल मिलाकर राजनीति में आएंगे तो राजनीति करेंगे, यही बात तो कही जा रही है। मैडम पहली बात है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि अखबारों में जो निकला है वो एनालिसिस करके ये चीज दिखा रहे हैं। तो मैंने कहा कि एक ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन हो गया सोशल इंजीनियरिंग से, हमने कभी ये सोचा नहीं था। हमने कैंडिडेट की यूनिबिलिटी दिखी है कि किस कैंडिडेट ने अपने कंस्टिट्यूंसी में पिछले 1.5 साल में क्या क्या काम किया है, उस हिसाब से दे रहे हैं। ये एक संयोग से ऐसा सोशल इंजीनियरिंग बैठ गया, तो हमने जानबूझकर नहीं किया, हमने ये सोचकर नहीं किया, कभी ऐसा सोचते भी नहीं है। हम देखते हैं यूनिबिलिटी, तो हमारे ख्याल से ये ज्यादा पढ़ लिख के यही समझे कि मैंने कहा, नहीं मैंने नहीं कहा था, ये अखबार कल उठा के देखिए हर एक जगह हेडलाइन ठीक है। दूसरी बात लगता है, दूसरी बात लगता है कि प्रशांत किशोर जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ना तो चाहे हैं और पढ़े भी हैं, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गए हैं। आज प्रशांत किशोर जी राघोपुर में घूम रहे हैं, ऐसा कोई उदाहरण ये बता सकते हैं कि नेता कभी किए हो विपक्ष के या दूसरी पार्टी के लीडर के रूप में जाना? तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वहीं से होते हैं, तो इसीलिए क्या वहीं पर राघोपुर में घूम रहे हैं? और जगह भी घूमने के लिए बिहार में राघोपुर ही कोई अहंकार नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। हम लोग अपना काम करते जा रहे हैं, जैसा इनको मैंने कहा कि काम करते जाएंगे उसका फल हमें मिलेगा और मिल रहा है, धीरे धीरे दिखेगा और महीने में भर के अंदर इन सबको पूरा दिख जाएगा। इन लोगों को मैं ये प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से कैंडिडेट मैदान में उतारें, टीम मैदान में उतारें। एक तरह से अचानक पढ़ते इंतजार तो आपने शुरुआत कर दी है और अब धीरे धीरे देखिए महागठबंधन और जो एनडीए है तो खास इसमें महारत है। अभी तो इस बार चलिए थोड़ा बिहार चुनाव में थोड़ा मंथन ज्यादा करना पड़ा है, वरना बीजेपी बहुत ही और एनडीए बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल ही तैयार रहती है और कहीं जो मतभेद है वो बहुत ज्यादा सामने भी नहीं आता है। डॉक्टर राकेश रंजन जी, कहीं ना कहीं देखिए जन स्वराज पार्टी अपने उम्मीदवारों के साथ है, जो एनडीए है वो भी ये कह रही है कि सब कुछ लगभग शॉर्ट आउट हो चुका है। कुल मिलाकर अब इंतजार इस बात का है कि महागठबंधन में जो थोड़ा बहुत पेच है वो बिल्कुल क्लियर हो, तो फिर तस्वीर जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाए। हाँ भाई कौन कहां से कितनी सीटों पर लड़ा है, क्योंकि पिछली बार तो कांग्रेस को यह भी थोड़ा दिक्कत थी कि भाई सीट तो आपने हमें दी ज्यादा, लेकिन वो सीटें दी जहां पर हम कमजोर थे। जी जी खुशबू जी, जी आपने मजबूर कर दिया। मैं जन स्वराज पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने मजबूर कर दिया जन स्वराज पे टिप्पणी करने। जन स्वराज को हम लोग बस इतना ही मानते हैं कि आरएसएस का एक छोटा रिचार्ज है। जिस प्रकार दिल्ली में केजरीवाल जी आए और वही केजरीवाल मॉडल को उठा करके सोच रहे हैं कि बिहार में भी हम लेकर के आए। केजरीवाल वो मॉडल में भी यही था कि हम तो बदलने आए हैं और पता चला खुद बदल गए। वो गांधी की सादगी को दिखा दिखा करके राजनीति किए, उसके बाद शीश महल में रहने लगे। और आप जो कह रही है कि वहां कोई खटपट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें हुई है। अच्छा डॉक्टर राकेश रंजन जी, आप केजरीवाल की बुराई कर रहे हैं क्या? सर आप क्या केजरीवाल की बुराई कर रहे हैं डॉक्टर राकेश रंजन? आप उसको जो समझिए ना, वो मॉडल की बात कर रहा हूं। आप तो उनके साथ कितने मंच पर एक साथ नजर आए, इंडी गठबंधन में वो आपके साथ रहे हैं। आप जो मॉडल की बात कर लीजिए, लेकिन उस मॉडल का यही दिक्कत है। तो कुल मिलाकर वो मॉडल फेल हो जाएगा ऐसा आप कह रहे हैं? जो केजरीवाल मॉडल था, लेकिन शुरुआत में दिल्ली में आके कमाल किया था उसने। सुने ना, जो भी ये मनवादी और सामंती मानसिकता वाले जो होंगे, वो कहले कुछ भी, चाहे वो गांधी की बात कर ले, चाहे अम्बेडकर की बात कर ले, चाहे किसी की, फाइनल वो पहुंचेंगे वही। देखिए इनकी टिकट भी वितरण की है तो कह रहे हैं कि बहुत इंजीनियरिंग किए हैं। जहां जिस जाति का जहां पे ज्यादा जनसंख्या है वो जाति को टिकट दिए हैं, सिंपल सी बात है। आप पूरे 51 लोग चाहे उनकी लिस्ट निकाल करके देख लीजिए, उसमें कोई नया चीज नहीं है। तीसरी बात यह है कि वहां पे कोई खटपट इसलिए नहीं है क्योंकि सीईओ है, वो एक कंपनी चला रहे हैं और वहां पे मुख्यमंत्री का पद जो है प्रशांत किशोर पांडे जी के लिए फिक्स है और बाकी ये पॉलिटिक्स जिसके लिए भी करे। अध्यक्ष बनाए दिखाने के लिए एक दलित को,
और जो कि वो IRS है, रिटायर्ड IAS है, इनसे कहीं ज्यादा योग्य है और उनके पीठ पे हाथ रख सर देखिए, अब योग्यता पर तो अब डॉक्टर राकेश रंजन देखिए, आप अगर अब योग्यता पर कहेंगे तो फिर कैसे चलेगा सर। अब देखिए तेजस्वी यादव जो है, अभी ठीक है लालू यादव ने कमान रखी हुई, लेकिन तेजस्वी यादव ही सब देख रहे हैं ना, क्या वहां पर और टैलेंटेड लोग नहीं? आप ये कहना चाह रहे हैं? ये कंपैरिजन सर गलत है। खुशबू जी एक सवाल का जवाब आप 10 सेकंड दीजिए। जो एक IRS है, रिटायर्ड IRS है, और वो प्रशांत किशोर से ज्यादा योग्य है कि प्रशांत किशोर ज्यादा योग्य है? मतलब कुल मिलाकर आप योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं ना डॉक्टर राकेश रंजन। अरे डॉक्टर राकेश रंजन, पे हाथ रख के ये एहसास कराना कि आप हो पहले अध्यक्ष तुमको बना रहे, लेकिन हो दलित ही है ना, इसीलिए यहाँ पे मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं पालना, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर पांडे जी के लिए फिक्स है। लेकिन ये भूल गए कि ये जमाना अब गया। ठीक है, अब जो ये सोच रहे हैं, ये शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, गरीब मजदूर, जो संविधान और लोकतंत्र और समाज। अच्छा बताइए, अच्छा डॉक्टर राकेश रंजन जी बताइए, चलिए वो तो हम उनसे जवाब लेंगे हम जन स्वराज पार्टी से। आप ये बताइए कि जो आरजेडी है वो बड़े भाई की भूमिका में है इस बार, और कांग्रेस जो मांग और डिमांड करी है, क्या वो वोटर अधिकार यात्रा के बाद जो हवा बदली उसके बाद उनके जो सुर हैं वो बदल गए थे? हमसे पूछ रही हैं जी? कैसे, क्या इंटरप्रेट है? आप बड़े भाई की भूमिका में एकदम है, और हम लोग हर एक अपने घटक दल हैं, जितनी पार्टियां, जो कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे सानी जी हो, एक साथ बैठ करके मजबूती से और यूनिटी से हर बात को आप बता दीजिए ना। एक नेता को भी बता दीजिए जो ये कह रहा हो कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बने। राहुल गांधी ने नहीं कहा है, राहुल गांधी ने नहीं माना है। अरे ये क्या उन्होंने कहा है कि तेजस्वी जी नहीं बनेंगे? उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बनेंगे, उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि बनेंगे। सारे लोग बोले हैं। अरे सर आप कैसी बात कर रहे हैं? सारे लोगों का बोलना और क्या राहुल गांधी का बोलना, मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में सर एक सेकंड, क्या आप ये मानते हैं कि तेजस्वी यादव जब तक किसी बात को नहीं कहते आप नहीं मानते ना सर? तो कहीं ना कहीं तो उस चीज की एक अथॉरिटी तो है ना, तो वो चीज तो राहुल गांधी कह सकते थे। जी हम लोग रोज एक साथ बैठ रहे हैं, रोज एक टेबल पे ठीक है। ऋषभ तिवारी जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं डॉक्टर राकेश जी, आप ही को फिर आती हूँ आपके पास। वो अब इशू ही नहीं रहा, हम लोग का अब उससे आगे का इशू है। ठीक है, ओके डॉक्टर राकेश रंजन, अगर आप ये मानते हैं तो सही। देखिए आरजेडी को मानने में कोई दिक्कत थोड़ी, वो तो शुरुआत से ही तेजस्वी को मान रही है चेहरा भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वहां हो जाती है जब आप इतने सारे मंच पर एक साथ राहुल गांधी के साथ आते हैं, महागठबंधन का नेतृत्व करते हैं, और एक बार भी राहुल गांधी कहते नहीं है कि हाँ बिहार में नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। खैर ऋषभ तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे। जी ऋषभ जी। मैडम आरजेडी और कांग्रेस का रिश्ता जो है ट्रस्टेड एलाई और बहुत पुराना। आते हैं डॉक्टर राकेश रंजन जी कुछ कह रहे हैं ऋषभ तिवारी, उसके बाद जी ऋषभ जी। हाँ डॉक्टर साहब ये नहीं कह पाएंगे, इसलिए नहीं कह पाएंगे क्योंकि एक लड़का आए दिल्ली से पहन के हाफ टी शर्ट और अंग्रेजी बूट और वोट चिल्ला के लेके सारा महफिल लूट और खड़े रह गए ललवन के लाल लालटेन लेके बनके इमोशनल फूल। तो भैया वोट अधिकार यात्रा के बाद बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी जी को तो इसलिए निकालना पड़ गया कि राहुल गांधी जी जो यात्रा निकाले थे वो कोई बिहार की अस्तित्व की यात्रा नहीं थी, कांग्रेस की अधिकार दिखाओ यात्रा थी, जो तेजस्वी जी को बताना चाहते थे कि भैया देख लो हम भी हैं, हमें हल्के में ना लेना। तो तेजस्वी जी ने कहा कि भैया कल दिन तो आप हमारे पीछे चलते थे, अब साथ चल रहे हैं, अब कंधे पे हाथ रख रहे हैं, और कल दिन बोलोगे सीएम अब हमारा होगा। तो ये इनकी लड़ाई बस इतनी है, ये लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि मेरे बच्चे पीएम और सीएम बने। भारतीय जनता पार्टी इसलिए लड़ रही है कि बिहार के बच्चे आगे बढ़े, बस इतना कहना है मैडम। गद्दी छोड़। अरे डॉक्टर साहब घर की चिंता कर लीजिए, पहले ये देखिए कि दो भाई अलग क्यों हो गए। बहन भी कभी कुछ ट्वीट कर देती है कि मैंने किडनी दिया था, ये सार्वजनिक तरीके से बार बार क्यों बोलना पड़ता है? गद्दी छोड़ क्यों बोलना पड़ता है? पूरा बिहार का बच्चा एक ही बात बोल रहा है कि भैया वोट चोरी का नारा देने वाले खुद चोर हैं और चारा खा जाने वाले को बिहार खाने नहीं देंगे, और उनको चुनेंगे जिन्होंने बिहार को गति दी है, जिन्हें बिहार को दिशा दिया है, जिन्होंने बिहार को मेट्रो दिया, जिन्होंने बिहार को गंगा सरोवर दिया, जिन्होंने खड्डे में तब्दील 10 एक्सप्रेस वे दिए, जिन्होंने मथाना आयोग दिया, जिसने बिहारपुर में सीआरपी को बढ़ावा दिया। वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, शिवम जी, डॉक्टर राकेश जी और साथ ही साथ डॉक्टर एसके सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने